of business activity, selection of place, चौथा टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा लाइसेंस लीगल फॉर्मेलिटी जिसमें सबसे पहले आता है सफाई। आगे पीछे जरूरी सफाई पहले बोल दिया, सफाई ही पहले होता है ऐसा नहीं है। फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस, फिर उसके बाद जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, आज के डेट में तीसरा बैंक, क्योंकि बैंक के बिना आज के डेट में व्यवसाय तो मानव का जो डे टू डे एक्टिविटी है वो भी इम्पॉसिबल होते जा रहा है, बहुत टफ होते जा रहा है। बैंक के बिना आप कुछ कर नहीं सकते, कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। अगर कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा करेंगे, आज के डेट में 2 लाख से ज़्यादा किसी को पेमेंट करेंगे, एक दिन में किसी को 2000 से ज़्यादा पेमेंट करेंगे एक दिन में बैंक, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस ट्रांजैक्शन को इनवैलिड मानती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है कि अगर एक दिन में आप एक आदमी को 2000 से ज़्यादा कैश पेमेंट करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन हम इनवैलिड मानेंगे। क्योंकि होता क्या है कि आप हो सकता है टैक्स डिवाइजन करना चाहते हो, दे रहे हैं रात को 10,000 रुपया और बिल बना रहे हैं 50,000 का। आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं करके बैंक ट्रांजैक्शन कीजिए। जब बैंक ट्रांजैक्शन करना होगा तो बैंक से जुड़ना अनिवार्य है। ओवरऑल एक उद्योग लगाने के लिए एमएसएमई का लाइसेंस, फूड सेक्टर के लिए फसाई का लाइसेंस, जीएसटी, इन तमाम लाइसेंस के साथ बहुत सारे लोग शहर में होंगे, जो अर्बन एरिया से होंगे, उनके लिए ट्रेड लाइसेंस भी हो जाता है, 4 की। और फिर 5वां बैंक अकाउंट। लोग बैंक अकाउंट पहले खोल देते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट खोल तो देते हैं पहले, लेकिन खुलेगा बाद में। क्योंकि बैंक अकाउंट तभी खुलेगा जब आपके पास आपकी फर्म का कोई आईडी होगा। मेरा नाम इजराइल खान है, हम बैंक में जाएंगे खाता खुलाने के लिए, तो बैंक बोलेगी किसी नाम से खोलना, तो हम बोलेंगे कि हमारे नाम से खोलना, तो बोलेगा क्या नाम है, बोलेंगे इजराइल खान। बैंक बोलेगी हम कैसे मानेंगे, तो आपका अपना आधार और आपका पैन होना चाहिए। जब हम अपना आधार और पैन देते हैं, पहले जमाने में फोटो स्टेट देते थे, फोटो देते थे, अब एडवांस जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब फोटो भी दे देना है, आधार और पैन का फोटो स्टेट भी नहीं देना है, बल्कि आधार नंबर बताना है और आपका आधार लिंक मोबाइल होना चाहिए आपके पास अवेलेबल। बैंक वाला आपको आधार नंबर पर जनरेट करेगा, ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा, खाता खुलेगा। ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बैंक में अपने फर्म के नाम से खाता खुलाएंगे तो फर्म का कोई आईडी बनाएंगे, हम बोलेंगे मेरे फर्म का नाम XYZ एंटरप्राइजेज है, तो बैंक कैसे मानेगा, उसका कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप उद्यम आपके पास है, फसाई आपके पास है, ट्रेड लाइसेंस है आपके पास और जीएसटी है, तो इस 4 डॉक्यूमेंट में कोई भी 2 डॉक्यूमेंट रहेगा तो बैंक इजीली खाता खोल देगा। बहुत सारी ऐसी बैंक है जो एक प्रूफ से भी आपका खाता खोल देती है, एक प्रूफ। बहुत सारी ऐसी बैंक है, तो बैंक से जुड़ने के लिए ये 4 प्रोसेस से गुजरने के बाद बैंक से जुड़ना पड़ता है। तो प्रायर टू सेटअप है बिजनेस में इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बैंकिंग इसलिए अनिवार्य है, आजकल कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रिक्शे वाला, ठेले वाला, पानी पूरी वाला भी आज के डेट में ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई आईडी से पेमेंट, IMPS से पेमेंट ले रहा है। एक जमाना था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का, जिसमें बड़े बड़े लोग बिजनेस करते थे। अब तो इतना एडवांस हो चुका है, जब से यूपीआई आईडी आया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस IMPS आया है, कि हर लोग रिक्शे वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला भी स्कैनर लेके घूम रहा है। वो स्कैन छूटे नहीं है, स्कैनर इवन यहाँ तक तो भिखारी भी स्कैनर लेके घूमता है। तो बैंक से जुड़ना होगा, जब तक बैंक से नहीं जुड़ेंगे तो बिजनेस नहीं कर सकते। बैंक से जुड़ने के लिए बैंक हमारे हिंदुस्तान में फिलहाल 3 मोड की, एक नेशनलाइज्ड बैंक है, एक RRB है और एक प्राइवेट है। कॉमर्शियल बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, वैसी बैंक को कहते हैं जो सरकार टेक ओवर की बैंक को। भारत में 12 नेशनलाइज्ड बैंक है।
इस 12 बैंकों में आप किसी भी बैंक में जुड़ सकते हैं बिजनेस करने के लिए। हर आदमी को करना चाहिए कि नेशनलाइज्ड बैंक में सरकार की एजेंसी से काम करें, सरकार के बैंक से काम करें। एक तो सरकार का भी फायदा होगा, सस्ता भी होगा और आपको भी फायदा होगा। सरकार की स्कीम से भी जुड़े हुए हैं। जब लोग अपने परिचित दुकान से सामान खरीदते हैं ताकि परिचित लोगों को लाभ पहुंचाए, ठीक उसी तरीके से हमें चाहिए कि हम सरकार को लाभ पहुंचाएं, तब जाके सरकार हमको ध्यान देगा, रिटर्न हमें मिलेगा। तो हमें नेशनलाइज्ड बैंक का सहारा लेना चाहिए। इससे सरकार को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। इसलिए फायदा होगा कि जो नेशनलाइज्ड बैंक होगी उसकी सर्विस, उसका मैनेजमेंट, उसका ऑपरेशन सस्ता और इकोनॉमी होगा। 12 बैंक है हमारे हिंदुस्तान में एट। आप 12 बैंक में से किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से खाता कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के एरिया में, वर्किंग पैलेस में या फिर आपके रेगुलेटेड एरिया के नजदीक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, जो रूरल एरिया के हैं, वहाँ पर आरामी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो उसे जुड़ना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसकी मालिक राज्य सरकार की है, भारत सरकार की है, और एक कमर्शियल बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मालिक 3 संस्था है, भारत सरकार, राज्य सरकार और एक सरकारी बैंक जिसको कमर्शियल और प्रमोटर बैंक कहते हैं। इसकी भी सर्विस अच्छी है, सस्ती है। बैंक के बिजनेस से जुड़ने के लिए आप इससे भी जुड़ सकते हैं। फिर तीसरी है प्राइवेट बैंक। आज के डेट में बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर आदमी बिजनेस के लिए प्राइवेट बैंक होने का एक डिस्ट्रिक्ट बिजनेस, सेटल बिजनेस, रनिंग बिजनेस, सक्सेस बिजनेस के लिए प्राइवेट बैंक बहुत अच्छी है, नो डाउट। लेकिन आप एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, आपके लिए प्राइवेट बैंक टफ है, महंगी है। क्योंकि प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपनिंग, इनिशियल फंडिंग 15,000 है, 10,000 है, 50,000 है। और आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं तो 25,000 रुपया अकाउंट में लगा के, अगर नहीं छोड़िएगा, 25,000 रुपया डाल के नहीं छोड़िएगा तो हर महीने 800 रुपया प्लस 18% GST, 700 रुपया प्लस 18% GST पेनाल्टी के रूप में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने के जुर्म में काट देगा। और सेटल बिजनेस में, सक्सेस बिजनेस में जो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा है, रनिंग बिजनेस है, उसमें ये समस्या नहीं होता, क्योंकि वहाँ डेली लाखों रुपया आ रहा है, 50,000 रुपया आ रहा है, डेली निकाल रहे हैं, वहाँ ये समस्या नहीं है। अभी आपके पास फंड की समस्या होगी। आप अगर अभी इनिशियल फेज में हम लोग अगर प्राइवेट बैंक का खाता भरा लेते हैं तो प्राइवेट बैंक में 15,000 रुपया रख के ब्लॉक कर दिया, कुछ दिन के बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, 15,000 रुपया वर्किंग कैपिटल होगा आपका, और निकाल लीजिएगा और 1 महीना नहीं रख पाइएगा। नहीं रखने के जरूरत में 800 रुपया प्लस 18% GST नियर अबाउट 900 रुपया कट जाएगा। तो 15,000 के वर्किंग कैपिटल को जब लोग आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाएंगे, मोटा मोटी 1,000 रुपया मान लीजिए कट गया, तो 15,000 रुपये के रॉ मटेरियल तो हो सकता है हम 1,000 रुपया नहीं कमाएंगे, लेकिन मेरा 1,000 रुपया डूब जाएगा। मैनेज, फाइनेंशियल मैनेज यहीं से सीखेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्राइवेट बैंक नहीं, सरकारी बैंक। हम लोग विरोधी नहीं है प्राइवेट बैंक के। हमने पहले बताया कि एग्जिस्टिंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस के लिए प्राइवेट बैंक बहुत अच्छी है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के पास हम लोग अभी प्रथम पीढ़ी के हैं और अनुदानित उद्यमी हैं, तो यहाँ पर हम लोग बॉरोड कैपिटल से काम करें। मेरे पास पूंजी की कमी होगी। मसाला उद्योग वाले के लिए, क्योंकि इसमें तो मिसलेनियस उद्योग वाले बैठे हुए, मसाला उद्योग वाले के लिए, कॉफी उद्योग वाले के लिए 10,000 रुपये में 2 दिन का वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। अब 10,000 रुपया 2 दिन का वर्किंग कैपिटल वहां पड़ा हुआ रहेगा, आप उसे कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आप कभी निकाल लीजिएगा इमरजेंसी सिचुएशन में, तो 10,000 में 1 महीने में 1,000 कमाइएगा नहीं, लेकिन बैंक को 1,000 रुपया देना पड़ेगा। एक व्यापारी को, उद्यमी को मैनेजमेंट करते रहना चाहिए, दिमाग में प्री प्लानिंग करके चलना होगा। प्लानिंग से शुरू होता है मैनेजमेंट। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा, जो लोग अकाउंट खुला चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो नेशनलाइज्ड बैंक में खाता खोलिए। बैंकिंग से जुड़ने के लिए, क्योंकि बैंकिंग के
बिना आज के डेट में व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं, रोजमर्रा के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बैंक से जुड़ने के लिए मैंने 3 ऑप्शन बताया। पहला ऑप्शन नेशनलाइज्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा ऑप्शन प्राइवेट बैंक। बैंक से जुड़ने के लिए एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि लोग इनिशियल फेज में जहां पर उनको आसानी होता है वो खाता खुला लेते हैं, लेकिन आपको ये देखना है आप उद्यमी हैं, दूरदर्शिता होना चाहिए। आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं है तो आप उद्यमी नहीं हैं। आपके अंदर फॉरकास्टनेस होना चाहिए। दूरदर्शिता का मतलब भविष्य देखना होगा, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद क्या होगा। आप बड़े बड़े व्यापारी को देखिए, उद्यमी को देखिए, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, ये लोग इनका विजन देखिए कितना लंबा होता है। आप अपने प्रोजेक्ट सुविधा को, आसानी को, सुविधा को देखते हुए, अप्रोच को देखते हुए काम कीजिएगा और कहीं पर खाता खुला लिया। तो खाता खुलाने समय इस बात का भी ख्याल रखना है आपको कि आपका खाता, आपकी बैंक, आपकी शाखा नियर बाय रेजिडेंशियल एरिया या फिर फैक्ट्री हो। इस 2 बात को ध्यान रखें, नियर बाय रेजिडेंशियल एरिया या फिर फैक्ट्री हो। आप अगर सपोज किए कि भागलपुर में रहते हैं, आपका बहुत सारे लोग भागलपुर से भी हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, उनका वर्क रेजिडेंशियल एरिया एक जगह पर है और ब्रांच वो 10 किलोमीटर दूर लिए हुए, 5 किलोमीटर दूर लिए हुए, घर के बगल के ब्रांच को छोड़ के। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप बिजनेस कीजिएगा, जब बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, सेटअप चलेगा, तो आपको बैंक जाने और आने की जब बात आएगी तो आपके कोई हेडेक होगा, ट्रैफिक लगेगा, दिन आपका बैंक जाने और आने का खत्म हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ बैंक जब करेंगे तो इस बात को भी ध्यान रखें, नियर बाय होम और नियर बाय वर्कशॉप हो, नियर बाय फैक्ट्री, या तो फैक्ट्री के करीब हो या तो फिर आपके आवास स्थल के करीब हो। 2 बात। बैंक से जुड़ने के लिए तीसरी बात है कि बैंक में हम कैसे जुड़े। तो बैंक खाता खोलती है बेसिकली 4 प्रकार की। एक खाता खोलती है टर्म डिपॉजिट, जिसको दुनिया फिक्स डिपॉजिट एफडी के नाम से जानती है। तो ये एफडी बैंक से जुड़ना है व्यापार करने के लिए, तो एफडी सुटेबल नहीं हो, क्योंकि एफडी उसे कहते हैं जब बैंक में लोग वन टाइम फिक्स अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए फिक्स रेट पर रखते हैं तो उसको एफडी कहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए एलिमिनेट करेंगे लोग, एफडी भी करेंगे सुटेबल नहीं। दूसरा खाता है आरडी। आरडी खाता उद्यमी, व्यापारी, उद्योगपति सभी के लिए है, लेकिन फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि रेकरिंग अकाउंट उसके लिए है जो बैंक में हर महीने डेली, फोर्टनाइटली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, बाई मंथली, हाफ ईयरली फिक्स अमाउंट फिक्स पीरियड तक जमा करेगा। जब आप सफल हो जाएगा, जब उद्योग खोलिएगा, उद्योग चलेगा और बैंक में से सरकार को पैसा चुकाने के लिए या फिर अपना पूंजी निर्माण करने के लिए इस खाते को खोलना चाहिए। ये खाता अभी के लिए नहीं, जब आपका तीनों किस्त पैसा मिल जाएगा तब जाके बैंक में मिनिमम अमाउंट का आप आरडी अकाउंट खुलाएंगे। ये आपकी जानकारी में रहनी चाहिए। इस बात की अगर आपको मालूम रहेगा तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं भविष्य में। जब आपका बिजनेस सेटल हो जाए, सेटअप हो जाए, स्टार्ट हो जाए, आफ्टर इनॉग्रेशन, आफ्टर ऑपरेशन, हर उद्यमी को, हर उद्योगपति को, हर व्यक्ति को एक आरडी अकाउंट खुलाना है। इसमें ऑपरेशन से डेली जो पैसा आएगा उसमें से 150 रुपया डेली बैंक में जमा करें। इसका आपको लाभ क्या होगा कि डेली अगर 100 रुपया नहीं तो 50 रुपया ही जमा करेंगे। आज के दिन में 100 रुपये बहुत आसान है, पॉकेट एक्सपेंसेस काट के भी जमा करेंगे व्यापार से, तो पता भी नहीं चलेगा 100 रुपये व्यापार से निकलेगा। 100 रुपया अगर डेली जमा करेंगे तो साल भर में 36,500 रुपये जमा होगा और 5 साल तक अगर जमा करेंगे तो मोटा मोटी 1,80,000 रुपया आपको आ जाएगा। 5 साल के बाद आपके व्यापार के लिए 2 लाख रुपया आपको अलग से एक कैपिटल मिलेगा जो बफर फंड बन जाएगा आपके लिए। जब आपके पास व्यापार में किसी की कमी होगी या एक अच्छा मार्केट मिलेगा और पैसा की कमी के कारण बस नहीं कर पाइएगा तो ये 2 लाख रुपया आप व्यापार में भी इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो काम आएगा। तो बैंक से जुड़ने के लिए आरडी अकाउंट, लेकिन ये आरडी अकाउंट आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर उद्घाटन, ठीक है।
तीसरा अकाउंट होता है सेविंग। सेविंग तो नॉर्मली सब लोग रखते ही हैं। और चौथा होता है कैरेंट। तो एक व्यापारी को, उद्यमी को व्यापार करने के लिए कैरेंट अकाउंट खुलाना चाहिए। कैरेंट अकाउंट खुला करके बिजनेस करने का कई फायदा है। आप जितना पैसा जमा करना है, जितना पैसा निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ सेविंग अकाउंट से करते हैं, सेविंग का मतलब होता है सेव का मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सेव। अगर आईटी डिपार्टमेंट से बात कीजिएगा तो आईटी डिपार्टमेंट कहती है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया आया, ये 10 लाख रुपया इनकम है। लेकिन अगर ये 10 लाख रुपया आपके करेंट अकाउंट में आएगा तो आईटी डिपार्टमेंट इसको इनकम नहीं मानती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ को ध्यान में रखते हुए। बियॉन्ड आपके जो सब्जेक्ट का शेड्यूल है उसको हट करके हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया आएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 लाख को इनकम मानेगी। लेकिन अगर करेंट अकाउंट में 10 लाख रुपया आएगा तो 10 लाख को करेंट अकाउंट में आने को इनकम नहीं मानेगी। अगर आप 10 लाख रुपया कैश अपने आपके अकाउंट में जमा किया है तो उसका 8% ही इनकम मानेगी। इतना फायदा हुआ आपको करेंट अकाउंट लाने का। अगर कैश नहीं ऑनलाइन आपके अकाउंट में आया तो उसका 6% ही टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। 94% का फायदा हुआ। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया रिसीव किया तो 10 लाख रुपया इनकम प्रॉफिट और इनकम है तो इनकम टैक्स दीजिए। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपया करेंट अकाउंट में लेंगे तो इस 10 लाख का मात्र 6% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पर 8%। अगर मेरे अकाउंट का 10 लाख का करेंट अकाउंट में आएगा 8%, हम 20 लाख लेंगे। कैश किसी ने जमा किया या हम खुद जमा करेंगे तो उसका 8% ही सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम मानेगी। 20 लाख का 1 लाख 8% 1,60,000। और अभी नया जो कानून पास हुआ कि 12 लाख का टैक्स नहीं लगेगा तो हमको उसका माइलेज मिल गया। लेकिन करेंट अकाउंट में 20 लाख रुपया नहीं बल्कि सेविंग अकाउंट में 20 लाख रखेंगे तो आईटी डिपार्टमेंट उस 20 लाख को इनकम मानेगी, क्योंकि आपने उस खाते का नाम ही रखा सेविंग। और सेव का मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू कॉस्ट सेविंग, बचत। बचत कहते किसको है? तो बचत तो उसी को कहते हैं ना, आमदनी से खर्चा करने के बाद जो बचा। सबने आप 10 लाख रुपया रखा, वो नहीं मानेगी। अगर जैसे बोलिए कि हम जमीन बेच के 10 लाख रखा तब तो बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स 20% टैक्स लेंगे। इसलिए व्यापार कभी भी सेविंग अकाउंट से नहीं करना। आपको मैंने डिफरेंस बताया विद सपोर्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अगर इनकम टैक्स लॉ केवल योजना को मत देखिए कि सरकार कह रही है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे तो हम पूरा प्रूफ मानेंगे, नहीं, बल्कि आप इनकम टैक्स के नजरिया से देखिएगा, क्योंकि सरकार की इनकम टैक्स के नजरिया को ध्यान में रखते हुए रूल बनाई है। इस योजना में 2000 से ज्यादा किसी को कैश पेमेंट दीजिएगा तो इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है कि 2000 से ज्यादा किसी को एक दिन में आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। जब एक दिन में किसी को 2000 से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं कर सकते तो सरकार का ही काम है। इसी कानून के सरकार ने राज्य सरकार की उद्योग विभाग ने भी ये नियम बनाया कि 2000 से ज्यादा आप किसी को कैश पेमेंट नहीं कीजिएगा। अगर कीजिएगा तो वो ट्रांजेक्शन इनवैलिड मानेंगे। समझ पाई बात? तो इसलिए कोशिश कीजिएगा करेंट अकाउंट खोल के काम करें। बहुत सारे लोग होते हैं सर व्यापार करेंगे जब बड़ा फल फूल के फ्लोरिश हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा तब खोलेंगे। ऐसा भूल में मत रहा। करेंट अकाउंट शुरू से ही डे फर्स्ट से करेंट अकाउंट से बिजनेस करना चाहिए। और जिसका माइलेज क्या मिलेगा मैंने बताया आपको। वंस अगेन रिपीट कर देंगे, पीछे वाले लोग भी सुन लेंगे फिर से। अगर आप सेविंग अकाउंट से बिजनेस करेंगे और उसमें 2 लाख रुपया डालेंगे, आईटी डिपार्टमेंट दोनों लाख पर टैक्स लेंगे। लेकिन करेंट अकाउंट में 2 लाख आएगा, वो कैश आएगा, उसका 8% टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। अगर ऑनलाइन आएगा तो उसका मात्र 6% टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। आप अगर इसको समझेंगे इस लाइन को समझ में आएगा कि 92% का डिफरेंस है।
हम लोग एवरेज बोलते हैं 8 और 6 को मिला लीजिए कि 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आया, तो कैश और बाइक ऑनलाइन दोनों ऑफलाइन, तो उसका 7%, 7,000 रुपये ही टैक्सेबल होगा। सेविंग अकाउंट में 1 लाख आ गया तो 1 लाख रुपया टैक्सेबल होगा। करेंट अकाउंट में 1 लाख आया तो मात्र 7,000 रुपये पर ही आपको टैक्स लायबिलिटी बनेगा मेरा, मात्र 7,000 पर। कुछ नहीं भी रहेगा तो मात्र 7,000 पर टैक्स लायबिलिटी बनेगा। इसलिए कैरेंट अकाउंट खुलाना चाहिए व्यापार के लिए। व्यापार के लिए, व्यापारी के लिए पहला कैरेंट अकाउंट, दूसरा रेकरिंग अकाउंट और तीसरा सेविंग अकाउंट। ये 3 अकाउंट होता है। व्यापारी के लिए पहला कैरेंट अकाउंट, दूसरा रेकरिंग अकाउंट, क्योंकि जब व्यापार शुरू करने के पहले कैरेंट अकाउंट खुला लीजिए और जब व्यापार चलने लगे हिस्साखंड को उद्घाटन कर लिया, डे फर्स्ट के आप अपने व्यापार में कैरेंट अकाउंट के बाद रेकरिंग अकाउंट खुला लीजिए। उसमें डेली ऑपरेशन का जो पैसा आ रहा 100, 50, 500 सर्टेन अमाउंट अपना दिखा बना लीजिए और बैंक में जमा करना शुरू कर दीजिए। 5 साल में आपको अगर 100 रुपये जमा कीजिएगा तो 5 साल में 2 लाख रुपये मिलेगा। पता भी नहीं चलेगा, 100 रुपये तो चाय 5 सिगरेट से निकल जाएगा। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे तो बाद में बताएंगे आपको ये कहाँ से मैनेज होगा, तो ये फायदा होगा। तीसरा सेविंग की। और एक चीज और बता दें, बैंकिंग से जुड़ा हुआ सवाल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल, मैं आपको मल्टी सेक्टर को ध्यान में रखने को बता रहा है। कैरेंट अकाउंट से आपने 1 लाख रुपए निकाल दिया, 70,000 खर्चा किया कैश और 30,000 रुपये बच गया। 30,000 रुपये और एक दिन का फिर भी आया 20,000, 30 और 20 मिला के बैंक को 50,000 जमा कर दिया। 30,000 आपका क्या था? बैंक वाला ही पैसा था, ये आप जानते थे आपका 20,000 का था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इस पर फैसला है कि उस 50,000 पर टैक्स लेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बता रहे आपको 1 लाख रुपए मैंने अकाउंट से आज कैश निकाल दिया और 70,000 मैंने खर्चा किया, बचा 30,000। अगर उस 30,000 को दोबारा हम जाके जमा कर देंगे बैंक में सेकंड डे, तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, अप्रूवल है इस पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संयोग है कि वो 30,000 पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेगा। बोलेगा कि ये 30,000 रुपये का आपका माल बिका होगा, वही पैसा आप जमा किया। हम कैसे समझेंगे कि 1 लाख रुपया निकाला, 70,000 खर्चा किया, 30,000 बचा, हम कैसे समझेंगे? कोई प्रूफ नहीं है। आपने कैश निकाल लिया ना, कैश निकाल लिया, कैसे समझेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई भी कानून कैसे समझेगा? आप खुद जस्टिफाई कीजिए, आप एसएससी ऑफिसर, आप रिकवरी ऑफिसर, आप इनकम टैक्स ऑफिसर, आप ज्वाइंट डायरेक्टर, आप सब कुछ आप सीबीडीटी से लेकर के इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच में टोटल 12 आदमी होते हैं। 12 आदमी होते हैं सीबीडीटी से, 13वां आदमी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, मिनिस्टर होते हैं। 13 आदमी होते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से लेकर के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक 13 आदमी होते हैं।